हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। तो आज हम आपका जो मेजर टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक बार आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ। तो 60% वाज फ्रॉम क्लास 11th, ग्रेड 11th के सिलेबस से 60% था आपका पेपर में जो क्वेश्चंस थे, एंड 40% क्वेश्चंस वर फ्रॉम ग्रेड 12th सिलेबस। तो 11th के चैप्टर्स की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये आपके 6 यूनिट थे जो पूछे गए थे। और ग्रेड 12 में 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल्स x, y एंड z। तो Q डिपेंड कर रहा है x, y एंड z पे, किस रिलेशन पे? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। तो अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है ना कि वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा क्यू बाई क्यू। ये तो आपका हो गया रिलेटिव एरर, इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ क्यू। ये क्या आएगा आपका? इट विल बी 3 टाइम्स द परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस 2 टाइम्स द परसेंटेज एरर इन वाई प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन जेड। तो ये आपको बताया गया कि भाई पावर जो हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन एक्स क्या दिया है 1 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वाई प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन जेड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 4, तो आपका कितना आ गया? 4 प्लस 4 प्लस ये तो आपका ऑप्शन सी आ गया ना 11%। तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ क्यू इज 11%। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ सी बी द कैपेसिटेंस एंड वी बी द वोल्टेज, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी वी स्क्वायर। तो यार ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सी वी स्क्वायर के यूनिट्स क्या रहेंगे? एनर्जी वाले यूनिट्स। और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? वर्क डन वाले। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर बात करें तो ml/t-2। क्यों? फोर्स का होता है ml/t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट जिसका एल होगा तो ml/t-2। तो सी वी स्क्वायर के जो आपके डायमेंशंस आएंगे दैट विल बी ml/t-2। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एसआई यूनिट। तो इसमें तो सीधा दिख रहा है न्यूटन। न्यूटन इज फोर्स, और ये क्या होता है? ये आपका न्यूटन क्या होता है? न्यूटन इज फोर्स, और फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? l मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका न्यूटन होगा। तो दिस इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टू क्वांटिटीज p एंड q हैव डिफरेंट डायमेंशंस, तो इनमें से कौन से ऑपरेशंस आर वैलिड ऑपरेशंस? ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो एप्पल्स कैन ओनली बी एडेड इन एप्पल्स, एक प्रोवर्ब होता है ना। तो इसका मतलब है यार कि मीटर में मीटर ऐड होगा, लीटर में लीटर, किलोग्राम में किलोग्राम। तो अगर p एंड कैपिटल P इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं तो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट p एंड p। ठीक है, p स्मॉल p एंड कैपिटल P के किसी भी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। तो जैसे देखिए यहाँ पर स्मॉल p टू द पावर m है प्लस कैपिटल P टू द पावर m, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट ऐड मीटर्स इनटू लीटर्स, तो इसलिए ऐसा हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी भी गलत हो गया, बिकॉज यहाँ भी आप स्मॉल p के किसी डायमेंशंस और कैपिटल P के किसी डायमेंशन को ऐड कर रहे हो। तो ओनली ऑप्शन विच इज रिमेनिंग इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा हम कर भी सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डायमेंशंस आर सर्टेनली पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी, रिजल्टेंट वेक्टर इज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो इसी को हम निकालते हैं तो 2ab कोस थीटा होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा और ऑप्शन बी सही है, बिकॉज वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आ रहा है, राइट। अगर इसमें कंपोनेंट भी स्प्लिट करें तो बेटा जो हमारे ये एंगल आएगा, दिस एंगल इज, ये कितना एंगल है? थीटा है। थीटा यानी कि इसको अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं इधर कंस्ट्रक्शन से, बिकॉज दिस इज थीटा, ये बीटा, ये अल्फा। ठीक है, तो अब इसका ये जो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी नथिंग बट कोस कंपोनेंट है ना, कोस थीटा का कंपोनेंट आएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐड होता है कोस थीटा। ठीक है जी, तो हम यहाँ से भी फिगर से भी कंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज वी ऑलरेडी नो कि वेक्टर एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
व्हेन वेक्टर ए इज दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आपका 2i कैप आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको पूछा गया है। तो जब आपको b माइनस ए किया गया, वेक्टर b में से a को सब्ट्रैक्ट किया गया, व्हेन वेक्टर a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, तो रिजल्टेंट क्या आया 2j कैप। ठीक है, तो अब हमारा पहला टारगेट है वी नीड टू फाइंड आउट b, तो b क्या आएगा बेटा, वेक्टर b इज इक्वल टू 2j कैप प्लस वेक्टर a, तो वेक्टर b हमारा आ जाएगा a में 2j कैप ऐड कर दो, यानी कि 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा वेक्टर आ गया b, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैन इजीली बी कैलकुलेटेड, भैया इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है 2 2 जा 4 प्लस 25 प्लस 4, है ना। तो 8 प्लस 25 कितना होता है हमारा, 8 प्लस 25 हमारा कितना हो गया बेटा 33, तो अंडर रूट ऑफ 33 हमारा जो है दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी नथिंग बट अंडर रूट 33, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द वेक्टर ए एंड बी शो इन द फिगर, if a is 15 न्यूटन, b is 15 न्यूटन, then a minus b is, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली वी नो दैट कि वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ आपको 60 डिग्री, ठीक है जी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि यार लेट r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो हमारा टारगेट क्या बच जाएगा, वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ r ओनली। तो इसको अब करने के लिए हमें पता है कि यार क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 एंड इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2 बेटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ 60 कितना होगा 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 15 स्क्वायर है और दो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इज नथिंग बट, r क्या है हमारा, r हमारा है सॉरी आर स्क्वायर आएगा ना इधर, दिस इसका मतलब ये आर स्क्वायर इज दिस, ठीक है। तो हम लोग ये अंडर रूट होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर्ड, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की बात करें तो हमारा वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 15 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए सही हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन से भी आप लोग कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से कैसे करेंगे यार, कि दो के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपका 15 आएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बनने वाला है। जब आप इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो जो इनका रिजल्टेंट उसको अपोजिट ऑर्डर में क्लोज करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी इज समथिंग लाइक, इसको हम सेम ऑर्डर में रखते हैं, है ना। कौन से ऑर्डर में रखें यार, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ए इधर आ गया, ये इधर आ गया, और थर्ड वन जो है ना अपोजिट ऑर्डर में, वो ऐसे। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ना वो आपका इक्विलेटरल बनेगा, ये 60 आ गया तो ये इधर वाला 60 आएगा और बाकी ये भी 60 आ जाएगा, सब 60 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उससे भी आपका आंसर मिल जाएगा कि तीनों बराबर है, रिजल्टेंट एंड ऑल दैट 2 वेक्टर्स, ठीक है। चलिए, अ ट्रेन इज मूविंग स्लोली ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद कॉन्स्टेंट स्पीड दिस, अ पैसेंजर इज in the train starts walking at a steady speed of 2 मीटर पर सेकेंड with respect to train in the opposite direction, ठीक है बच्चों। तो ट्रेन मूव कर रही है मान लो इधर राइट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड से। अब इसमें बैठा हुआ पैसेंजर, उसको ड्रॉ करते हैं, ये पैसेंजर बैठा हुआ है, ये पैसेंजर इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू समवन सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे हमारा एक और बंदा बैठा हुआ है, ये देख रहा है इस पैसेंजर को, तो इसके रिस्पेक्ट में, है ना, द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पैसेंजर बैठा है इसकी स्पीड क्या रहेगी। तो देखो बेटा, ट्रेन इस पैसेंजर को 2 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में ले जाने की कोशिश कर रही है और ये खुद उसके अंदर चलते हुए 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो जो प्लेटफॉर्म पे बंदा बैठा हुआ है उसको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मूव कर ही नहीं रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म विल बी 0। तो ऑप्शन डी हमारा आएगा 0 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 bullets are fired simultaneously horizontally with different speeds from the same place. Which bullet will hit the ground first? तो दो बुलेट हैं, उनको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली विद सेम स्पीड। तो ग्राउंड पे हिट करने के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, क्योंकि दोनों बुलेट्स को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है तो इन दोनों की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बच्चों,
u in y डायरेक्शन फॉर बोथ द बुलेट्स इज 0, ठीक है। सेम हाइट से किया है तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी, मान लो हाइट ये भी दोनों के लिए सेम है। एक्सेलरेशन दोनों के लिए डाउनवर्ड एक्टिंग एक्सेलरेशन g है। तो ये सभी की सभी चीज़ें सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोथ द बुलेट्स टू हिट द ग्राउंड विल बी सेम। तो बोलेंगे बोथ विल हिट द रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। कैसा भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू माइनस एच है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो यू टी तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड है, माइनस जी कर दो, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया टाइम फर्स्ट वन का। सेकंड वन का टाइम क्या होगा, वो भी माइनस एच डिस्प्लेस हुआ है, उस पर भी एक्सेलरेशन माइनस जी ही लग रहा है, तो ये t2। तो इन दोनों इक्वेशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि t1 विल बी इक्वल्स टू t2, तो बोथ ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो या क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका होना चाहिए लीनियर, है ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये अगर डेल्टा टी आप अलग अलग इंटरवल पे लेते हो तो इसके अंदर जो आपको डेल्टा एस मिलेगा, यानी कि इधर जो डेल्टा एस मिलेगा वो सेम मिलना चाहिए। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज इन द मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, हमें वेलोसिटी विल बी 12t, राइट, एक्सेलरेशन विल बी 12, ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड डिफरेंशिएशन कर दिया, कैसे किया, v इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 12t, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी 12t आ गया था, तो डी बाई डी टी ऑफ 12t, तो ये क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मैन इज वॉकिंग ऑन लेवल रोड at a speed of this, raindrop falls vertically with the speed of this, the velocity of raindrop with respect to man। तो आपको बताना है velocity of rain with respect to man, यानी कि जिसकी velocity जिसके रिस्पेक्ट में पहले वो आएगी velocity of rain माइनस velocity of man। ये करते हैं, velocity of rain कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको बोल देंगे -4 जे कैप। उसके बाद वॉकिंग ऑन द रोड विद दिस, तो ये आपका दिया है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 3 इन आई कैप डायरेक्शन। तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर फॉर्म में ही आई है, तो हम इसको वेक्टर में लिख लेते हैं, दैट इज -4 जे कैप -3 आई कैप। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो दैट विल बी नथिंग बट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड इनको ऐड करके अंडर रूट कर दो। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 से 16 प्लस 3 3 से 9, इसका अंडर रूट किया तो दैट विल बी नथिंग बट मैग्नीट्यूड वाइज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो गया, इट इज एग्जैक्टली 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 14 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है बेटा। तो मान लो यार ये ब्रिज है, इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर्स है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए एक ट्रेन को, मान लो ये ट्रेन इस ब्रिज में एंटर करी इधर से, और इसको क्रॉस करने के लिए मतलब इस पोजीशन से, ये इनिशियल पोजीशन है, और क्रॉस कर जाएगी तो ये ट्रेन इसको ऐसे बाहर क्रॉस कर चुकी है। तो ड्यूरिंग दिस मोशन, मान लो अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो मान लो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी L, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो L + 100 इसने कवर किया कितने 14 सेकेंड्स में, तो L + 100 कवर किया 14 सेकेंड्स में विद द स्पीड ऑफ दिस। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यार क्या होगा कि ये है स्पीड इज़ 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 10 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड जो कि L + 100 के बराबर है डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मुझे L इज गोइंग टू बी इक्वल टू 140 - 100, तो यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 40 मीटर्स। तो लेंथ ट्रेन कितनी होगी 40 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 10 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. इट्स स्पीड एट दैट इंस्टेंट इज. ठीक है, तो मान लो यार प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, ये इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया एट सम एंगल. आफ्टर रीचिंग सम हाइट क्या हुआ उस समय पे, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, अच्छा इनिशियली इसका एंगल है 60 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल. यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है. आफ्टर सम टाइम इट्स मेक्स एन एंगल, तो ये एंगल घटता रहता है, ये आपको पता है, जीरो तक जाएगा. जब वर्टिकली हो जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो एंगल जीरो होगा. इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 30 है यार. इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी है v आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वेलोसिटी नेट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हमेशा क्या रहता है, u cos थीटा रहेगा. ये हमेशा u cos थीटा रहेगा. ठीक है बेटा, और वर्टिकल u sin थीटा मैक्सिमम होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, जहाँ पे टर्मिनेट होता है प्रोजेक्टाइल हिट करता है ग्राउंड को, तब भी मैक्सिमम कंपोनेंट रहता है अपोजिट डायरेक्शन में. और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट आपका जीरो रहता है, बट u cos थीटा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है बेटा, तो अब बात करेंगे यार कि अब हमें बताना है कि स्पीड यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं बेटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है जो कि कांस्टेंट है उसको यूज करके वी कैन फाइंड आउट. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार जो u cos थीटा कंपोनेंट है ना वो किसके बराबर रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू v ऑफ cos 30 ऑल्सो. तो u cos 30 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू u of cos 60 डिग्री विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू v ऑफ cos 30 डिग्री. क्यों, क्योंकि v का 30 cos 30 कंपोनेंट u cos 60 के बराबर है यहाँ पे. तो हमें v फाइंड आउट करना है. तो v कैन इजिली बी फाउंड आउट बाय u cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो u हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 10 दिया हुआ है. cos 60 डिग्री सबको पता है कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 30 होता है √3/2. तो यहाँ से मुझे मिल गया कि वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज इक्वल टू 10/√3. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. अ पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी दिस इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड. द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज. तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, और फिर अकॉर्डिंगली tan थीटा से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे यूजिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपको दिए हुआ है. तो बेटा सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो इसमें फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी दी है, बट वेलोसिटी चेंजेस टू दिस इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन. तो अभी ऐसे ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये ईस्ट, सॉरी उल्टा कर दिया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ. ठीक है, तो इनिशियली ईस्टवर्ड थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5i कैप है और फाइनल वेलोसिटी इज 5j कैप. तो फाइनल वेलोसिटी लिख देते हैं 5j कैप माइनस 5i कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स. तो यहाँ से आपको मिल गया कि 5 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी 1/2 j कैप माइनस i कैप. ये आपका हो गया क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो इसी को हम यूज़ कर लेंगे 1/2 और प्लस 1/2 स्क्वायर. ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया √2/2. तो इसको करेंगे 1/√2. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज 1/2. अब हमें डायरेक्शन निकालना है. डायरेक्शन के लिए वी कैन यूज टेंजेंट थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट देखो, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से देखते हैं ना, वर्टिकल इज दिस j कैप वाला और हॉरिजॉन्टल इज i कैप वाला. तो दैट इज वी कैन यूज दिस 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2. तो आपका आ गया -1. तो थीटा यहाँ से आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 जो कि आपका 135 होता है. ठीक है, 135 डिग्री. तो इससे हमें मिलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो 1/√2 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है किधर होगा, नॉर्थ से. 135 लोगे तो 90 होता तो नॉर्थ, और उससे ज़्यादा आ रहा है तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है ना.
तो आपका क्या आएगा, वो नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो फिर हम देखो नॉर्थ वेस्ट है ना, 1/√2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो अपना ऑप्शन ए सही लग रहा है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे कि 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्शन एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन द एंगल ऑफ थ्रो विद द वर्टिकल इज। ओब्लिक प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, देखो व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड तो वेलोसिटी यू होती है, राइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, यू ऑफ कॉस थीटा, प्रोजेक्शन एंगल, राइट। तो अब आपको प्रोजेक्शन एंगल ही पूछ रहा है विद दी वर्टिकल, वर्टिकल के साथ पूछ रहा है। पहले हम ओरिजेंटल के साथ निकाल लेते हैं, फिर 90 में से माइनस कर देंगे उसको, हमें मिल जाएगा, राइट। तो u इज इक्वल टू यू, तो इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है वो आएगी हाफ m मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स है ना, क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम हाइट इज हाफ, तो मैक्सिमम हाइट पे जो है वो हाफ ऑफ द इनिशियल है, ठीक है। तो इसको कर देंगे यार कि 1/2 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे m आ गया इंटू वेलोसिटी इज u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें कट रही है काट लेते हैं, मास कट गया, ठीक है, हाफ कट गया, तो और u भी कट जाएगा, तो u²/2 इज इक्वल टू u² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें मिला कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, 1/√2 आएगा तो थीटा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो आपका आ रहा है 45 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ कितना रहेगा बेटा, वर्टिकल के साथ भी आपका एंगल क्या रहेगा, थीटा डैश बोल दो 45 डिग्री, 90 माइनस 45, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज एट सेम हाइट h फॉर 2 इंस्टेंटेनियस टाइम्स 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, दिस हाइट h इज, ठीक है, किस हाइट पर ये बात कर रहे हैं, राइट। तो हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, देखो जो दो टाइम दिए होते हैं, एक इनिशियली और एक किसी दूसरे गिवन टाइम पर। तो मान लो कि एक बार हाइट h इसने अचीव की, पहला टाइम दिया जो t1 मान लो, और दूसरा यही सेम हाइट पे t2 टाइम के बाद पहुंचा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यार कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t1 प्लस t2 रहेगा, t1 प्लस t2 रहेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 3 + 4, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, 3 + 4, और ये किसके बराबर है 7, और 7 क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ से u साइन थीटा हम निकाल लेते हैं, u साइन थीटा इज इक्वल टू 7g/2, और हाइट निकालना हो तो h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जिस टाइम की बात हो रही है उस पर हाइट कितना है, u² साइन स्क्वायर थीटा। तो u² साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऊपर इक्वेशन से निकाला, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो u साइन थीटा इज 7g/2, u² साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 49g²/4 इंटू नीचे 2g, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर ये आ गया 49/8, 49g/8, ठीक है, 49g/8। अब g की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगर g को सब्सटीट्यूट करोगे तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद फिर आपका जो आंसर आएगा दैट इज़, देखो 49 इंटू समथिंग विच इज़ अराउंड 10, तो डिवाइडेड बाई 8, तो 49 इंटू 10/8 आप जब करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू 60 मीटर्स, है ना। तो जो हाइट है वो 60 मीटर हाइट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो पुल P इज जस्ट सफिशिएंट टू, अच्छा P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, कीपिंग द वेट 14 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ठीक है। तो 14 न्यूटन का वेट है ब्लॉक का, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए P का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बेटा देखो अगर P यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड, तो आपका एक P फोर्स इधर भी लगेगा P के बराबर, दोनों साइड P हो गया, तो ये जो आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पे 2P हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स
ब्लॉक पे लगेगा ये 2p, ये 2p और 2p जुड़ के 4p हो जाएगा और फिर इधर पे लगने वाला फोर्स ये 4p हो जाएगा। यानी कि p को अगर 14 न्यूटन के टर्म्स में लिखें तो हमारा आएगा 4p प्लस 2p प्लस स्मॉल p इज इक्वल टू 14 न्यूटन्स। तो यहाँ से 7p इज इक्वल टू 14, तो p इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स। तो p की वैल्यू 2 न्यूटन्स जैसे ही लगाओगे वैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन द गिवन केस शोन इन द फिगर मास m इज लिफ्टेड। इसको मास को दो अलग अलग तरीके से लिफ्ट किया गया है, स्मॉल m मास को। एक तो 2m मास अपोजिट डायरेक्शन में हैंग करके और दूसरा 2mg फोर्स लगाकर। तो अब इसमें पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, तो पहले नेट फोर्स ऑन द सिस्टम निकाला जाए। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आपका कितना आएगा, देखो mg डाउनवर्ड, इधर ये mg डाउनवर्ड लग रहा है और इधर आपका ये इधर 2mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो 2mg इधर लगेगा तो आपका ये स्ट्रिंग इस पे 2mg लगाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m इज mg, 2mg माइनस mg, तो mg, और टोटल सिस्टम का मास कितना है 3mg। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो mg डिवाइडेड बाय 3mg, 3m। ठीक है, mg डिवाइडेड बाय 3m, तो आपका आ गया g/3 इज द एक्सेलरेशन इन केस फर्स्ट केस। ठीक है, और सेकंड केस में कितना है, यहाँ पर आपका नेट फोर्स आपका इधर यहाँ भी सेम है, डाउनवर्ड mg अपवर्ड 2mg, बट इधर हमारा मास जो है वो केवल स्मॉल m का है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स जो कि 2mg माइनस mg यानी mg डिवाइडेड बाय मास m। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। तो केस 1 में हमारा एक्सेलरेशन g/3 है और केस 2 में एक्सेलरेशन g के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। A light spring balance hangs from the hook of another light spring balance and a block of mass m kilogram hangs from the former one. Then the true statement is, देखो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है लाइट स्प्रिंग। लाइट स्प्रिंग का मतलब है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका मास आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैंग कर देते हो, एक स्प्रिंग बैलेंस आपने लगाया, उसके नीचे दूसरा स्प्रिंग बैलेंस आपने लगा दिया और उसके नीचे मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल M लगा दिया, तो आप पूछ रहे हैं रीडिंग दोनों की क्या आएगी। तो देखो बेटा, ये दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस जो हैं ये तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इनको मासलेस अज्यूम कर लेंगे, तो रीडिंग दोनों में ही सेम आनी चाहिए। तो बोथ द स्केल्स शुड रीड द एक्चुअल मास ऑफ द ब्लॉक विच इज m kilograms। तो बोथ द स्केल्स शुड रीड m kilograms, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Two fixed frictionless inclined planes making angle 30, 60 with the vertical as shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? ठीक है, तो यार देखो वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इंक्लाइंड की बात कर लेते हैं। जब एक इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक स्लाइड डाउन करता है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या आता है यार, इसको एक्सेलरेशन A बोले तो ये हमारा क्या होता है G साइन थीटा के बराबर आता है। ठीक है, अब इस जी साइन थीटा के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकल के अलोंग और एक हो जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल के अलोंग, परपेंडिकुलर नहीं यार, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। ठीक है, तो इन दोनों को स्प्लिट करते हैं तो वर्टिकल वाला क्या आएगा, दैट इज साइन थीटा कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल वाला कोस थीटा कंपोनेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो अभी मैं नोटेशन नहीं डाल रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो वी विल अज्यूम कि ये वर्टिकल है, तो क्या आएगा जी ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका जी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली बी का एक्सेलरेशन भी वर्टिकल में सेम जी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बट दोनों का थीटा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमें थीटा के साथ खेलना है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन किसका निकाल, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो अब ए का क्या आएगा, जी ऑफ साइन स्क्वायर, ए के साथ एंगल है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, माइनस जी ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जी इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 60 साइन 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 31/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया जी इंटू 3/4 माइनस 1/4। तो ये आपका आ गया बेटा g/2 है ना, g/2।
तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू g/2। तो 4g की वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तो हमारा जो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ, वो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ये 4.9 के आसपास। अब किस डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल में कैलकुलेट करें तो वर्टिकल ही आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ए कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल हमने कैलकुलेट नहीं किया, हो सकता है बराबर भी आ जाए, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जस्ट वर्टिकल की बात करें, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। A block B is kept on the frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline is given an acceleration a to keep the block B stationary, then a is equal to, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये स्टेशनरी रहे, मान लो इंक्लाइंड प्लेन स्टेशनरी रहेगा तो क्या होगा, नेचुरली स्मूथ प्लेन है तो क्या करेगा, ब्लॉक नीचे स्लाइड डाउन करके आएगा, बट क्या करना है, इस इंक्लाइंड प्लेन को, वेज को एक एक्सेलरेशन ए दे देना है, तो ड्यू टू सम सूडो फोर्स ये इसी जगह पर रुका रहेगा, ठीक है। तो मान लो हमने एक्सेलरेशन ए से वेज को एक्सेलरेट कराया राइट साइड में, तो क्या होगा, एक सूडो फोर्स लगेगा किसके बराबर, मान लो एम इज़ द मास गिवन है ना, एम नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं एम इज़ द मास ऑफ दिस ब्लॉक, और इस पर सूडो फोर्स कितना लगेगा, एम ए के बराबर, ठीक है। उसके अलावा ग्रेविटी की वजह से इस पर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी एम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी बताया था आपको, जी साइन एल्फा, जी साइन थीटा है तो जी साइन एल्फा के बराबर होगा। एम जी साइन एल्फा ये किसके बराबर होगा, इट शुड बी इक्वेटेड टू कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये होगा आपका एम ए कोस एल्फा, ठीक है। एम ए सूडो फोर्स का कोस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एम जी का साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपको फिर मिलेगा एम ए का कोस कंपोनेंट, इसको अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऊपर ले जाना चाहता है, और एम जी का साइन कंपोनेंट इसको अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नीचे घिसटा के लाना चाहता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, तो इस केस में हमें ए फाइंड आउट करना है, तो ए इज गोइंग टू बी जी साइन एल्फा डिवाइडेड बाय कोस एल्फा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि एक्सेलरेशन ए शुड बी इक्वल टू जी ऑफ टेन एल्फा टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बेहद आसान सवाल है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक दिए हैं, M1 M2 M3। कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज म्यू। तो आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1। तो M1 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एफ नेट निकालेंगे सबसे पहले, एफ नेट इज इक्वल टू M1 इंटू जी, ठीक है। उसके अलावा और कैसे फोर्स निकलेगा, M1 जी तो नीचे लग रहा है, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, यहाँ पे टेंशन है, टेंशन यहाँ भी लगेगा, दैट टेंशन वी कैन कैलकुलेट। टेंशन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ब्लॉक M1 M2 एंड M3, M2 के और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्लस M3 एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, टोटल मास। टोटल मास इज M1 प्लस M2 प्लस M3, और तीनों का ही मास बराबर है M के। तो हम एक्सेलरेशन निकालें बेटा ऑफ द सिस्टम, क्या आएगा, एफ नेट। एफ नेट क्या है देखो, M1G माइनस M2G इंटू म्यू माइनस M3G इंटू, ये नॉर्मल रिएक्शन है, M3G इंटू म्यू। तो ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स हो गए, और उसमें से M1G में से माइनस कर दिया, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3। अब कंडीशन रखेंगे कि M1 इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू स्मॉल m। तो इन तीनों को रिप्लेस करके स्मॉल m रख देते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल m कॉमन आ गया, g माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3 इंटू m। तो m से m कट जाएगा बेटा, m से m जैसे ही कटेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, g माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, g माइनस 2 म्यू, अच्छा g ऊपर भी था म्यू g, और ये तो यहाँ से g माइनस 2 म्यू जी बाई 3, तो यहाँ से g कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ जाएगा फिर, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3 इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड 3 किलोग्राम इज शोन इन द फिगर। टेंशन एट द पॉइंट इन द बार इज 1 मीटर फ्रॉम द एंड इज। टेंशन इन द बार आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो लेफ्ट साइड में 6 न्यूटन फोर्स है, राइट साइड में 12 है, तो नेट फोर्स ऑन द 3 kg बार इज
12 माइनस 6 यानी कि 6 न्यूटन का। अब 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स जो कि 3 kg के ब्लॉक पर लग रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एफ नेट आपका 6 आ गया, डिवाइडेड बाय मास इज 3, तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन हो रहा है। अब आपको निकालना है टेंशन एट द पॉइंट विच इज़ 1 मीटर, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द बार, इस बार के मिड पॉइंट पे। तो कितना होगा यार वो फोर्स, देखो ये बार एक्सेलरेट करेगी राइट साइड में, राइट साइड में एक्सेलरेट करेगी। तो राइट साइड में एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी, यहाँ पे जो फोर्स पूछा है इसने एफ, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल, दैट शुड बी इक्वल टू 6 न्यूटन प्लस सम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट दिस 1 मीटर लेंथ टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इस 1 मीटर लेंथ को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने जितना जो फोर्स चाहिए वो प्लस 6 न्यूटन। तो एफ शुड बी इक्वल टू 6 प्लस मास ऑफ दिस 1 मीटर लेंथ जो कि आपका गया 3/2 इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स आना चाहिए, यानी 6 प्लस 3। तो कॉन्टैक्ट फोर्स शुड बी, यानी कि टेंशन शुड बी 9 न्यूटन। तो एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट टेंशन शुड बी 9 न्यूटन। 9 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अ कार मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। इफ द कार वेज 200 किलोग्राम, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एवरेज फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यार पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कैलकुलेट कर ले मीटर में, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, आफ्टर फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी वो आपकी 0 है। अप्लाइंग ब्रेक्स इन नेक्स्ट 4 मीटर्स, तो डिस्टेंस कवर्ड इज़ 4 मीटर। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस विच इज़ एस, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर आपका 0 है। वी स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 100 स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हो विच इज़ गोइंग टू बी -100 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, -100 डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स एफ एवरेज फोर्स जो लगेगा दैट विल बी -100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू मास दैट इज़ 200। तो आपका क्या आएगा 200 इंटू 8, तो 25 इंटू 100, तो -2500 फोर्स लगेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 2500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा 2500 न्यूटन फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार सो एज टू स्टॉप दिस कार इन अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बाय अप्लाइंग द यूनिफॉर्म ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स शुड बी यूनिफॉर्म, द कार शुड स्टॉप इन 4 मीटर्स एंड द फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार। ठीक है, तो आपको समझ आया, इसलिए नेगेटिव साइन है यहाँ पर, और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, तो 2500 न्यूटन इज द राइट आंसर। चलिए, अ 5 किलोग्राम मास इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू बेटा 5 किलोग्राम दिया है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मास आपको 5 kg दिया था, तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 60 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ फोर्स इज इक्वल टू 12 माइनस 3t न्यूटन वेरिंग विद टाइम, तो वेरिंग फोर्स दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, particle is taken along x-axis, find the momentum of the particle at t equals to 10 seconds। तो मोमेंटम पार्टिकल का फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो हम इसको कर सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये कर सकते हैं। ठीक है, चेंज, तो अब ये करेंगे, इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो ये दैट कैन बी इक्वेटेड 0 to 10 सेकेंड इंटीग्रेशन कर लो किसका, 12 माइनस 3t का विद रिस्पेक्ट टू dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, दैट विल बी 12t माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 बिटवीन लिमिट्स 0 एंड 10। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो अपर लिमिट ही आएगा, लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा, तो ये आपका 120
-3 × t², 300 -300/2 यानी -150, तो आपका आ गया -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है, ठीक है, तो सारा का सारा चेंज इन मोमेंटम भी आपका हॉरिजॉन्टल में ही आएगा, तो दैट विल बी फाइनल मोमेंटम विल बी -30 किलोग्राम पर मीटर। तो नेगेटिव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, -30 आई कैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल आर हैव पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो बिफोर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम क्या कर लें, पहले चार्ज Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं तो स्फीयर का सरफेस एरिया है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि Q1 डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों की बराबर है, ठीक है। तो ये एक हो गया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा Q1 इज इक्वल टू 4π सिग्मा इंटू R स्क्वायर। सिमिलरली Q2 डिवाइडेड बाय 4π इंटू स्मॉल r स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा। यहाँ से मुझे Q2 मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4π सिग्मा इंटू स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो दो चार्जेस मुझे मिल गए। अब ड्यू टू दीज चार्जेस आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों की वजह से आएगा, तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से जो चार्ज पोटेंशियल आएगा वो ऐड होने वाला है, राइट, एट द सेंटर। तो अब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दोनों ऐड कर दूंगा। सेंटर पे निकाल रहे तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो पोटेंशियल अगर निकाल रहा हूँ तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ बेटा, तो V एट द सेंटर इज इक्वल टू V1 + V2, जो कि आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, तो Q1/R1 जो कि आपका कैपिटल R है प्लस Q2/R2 जो कि स्मॉल r है, ठीक है, कंसेंट्रिक थे। Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q1 आपका था 4π सिग्मा R स्क्वायर बाय R प्लस 4π सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर बाय स्मॉल r, ठीक है। यहाँ से आप कर लोगे तो 4π से 4π कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, R अंदर बच जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 न्यूटन्स इज। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एरिया का मैग्नीट्यूड दे दिया, तो आपको फ्लक्स निकालना है। यू नो दैट कि फाई इज इक्वल टू E.ds, ठीक है बेटा, डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। यूनिट इन XY प्लेन, XY प्लेन में है तो कि क्या होगा, XY प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, जिस प्लेन में एरिया उससे परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो एरिया आपका क्या होगा, ये 100 K कैप हो गया। तो आपको प्रोडक्ट करना है किसका, 8 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 100 K कैप के साथ, ठीक है बेटा। इसको करेंगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, सिर्फ K के साथ जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा, बिकॉज K कैप डॉट K कैप इज 1, राइट, अदरवाइज इट इज I कैप डॉट K कैप 0, J कैप डॉट K कैप 0। तो हम खाली 3 × 100 कर लेते हैं, तो आपका 300 यूनिट्स इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते बेटा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द चार्ज, ठीक है। चार्ज फाइंड आउट करना है, डायपोल लेंथ आपको दे दिया गया। तो टॉर्क ऑन डायपोल टाउ इज इक्वल टू, ये सबको पता है क्या होता है, P क्रॉस E होता है। तो ये टॉर्क ऑन डायपोल, तो इसको P साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट, दिस इज द फोर्स। तो 4 इज इक्वल टू P इंटू 2 इंटू 10⁵ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रखा है, P साइन थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है बेटा, ये आपका साइन 30 हो गया। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट P, तो P का वैल्यू इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ साइन 30 इज 1/2। तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁵ कूलाम्ब मीटर। तो आपको मिल गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मिल गया। अब P इज इक्वल टू हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो हम यहाँ से Q निकालेंगे P बाय लेंथ ऑफ डाइपोल से,
तो P इज़ 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ डाइपोल इज़ 2 सेंटीमीटर्स, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर 2 आ गया और 10⁻³ कूलाम्ब, यानी इसको लिख सकते हैं 2 मिली कूलाम्ब इज द चार्ज, 1 चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है यार, इसमें सिंपल है, कन्फ्यूजन होगा, सर्कुलर रिंग पढ़ाया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ठीक है, तो आपका वेरिएशन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने गलत किया उनका ऑप्शन ए उन्होंने किया होगा, बट यहाँ पूछा क्या है बेटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मोड फंक्शन में डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फिर यही वाला ग्राफ जब मोड में आएगा तो इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ऑप्शन बी जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर आपका वेरिएशन जो है ऐसा दिखेगा, मोड फंक्शन में डाल दिया तो नेगेटिव पार्ट शिफ्ट टू पॉजिटिव साइड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। अदरवाइज ये सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल। ठीक है, तो यार ये दो ऐसे थ्रेड्स से दो स्फीयर्स को ऐसे सस्पेंड किया गया, एक थ्रेड का लेंथ एल है, इसका भी एल है, चार्ज इन पर पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है। जब इस सिस्टम को ले जाया जाएगा फ्री स्पेस में, यानी कि ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो जब ग्रेविटी देखो, अभी यहाँ पे क्या है, mg फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, और यहाँ कूलम्बिक फोर्स एक्ट कर रहा है, इनको रिपल्सिव फोर्स है ना, और इस पे भी डाउनवर्ड mg है, इसीलिए किसी एंगल थीटा पर यहाँ पर सस्पेंडेड है। ठीक है बेटा, जैसे ही ग्रेविटी हटाओगे तो द ओनली फोर्स विल बी कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स। तो फिर ये सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, और यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे ये चार्ज पॉजिटिव क्यू, दोनों के बीच में एंगल जो हो गया वो हो गया 180 डिग्री, है ना, फ्री स्पेस में चले गए क्योंकि ग्रेविटी हट गई। और फोर्स कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन नया आ जाएगा, F' बोल देते हैं इसको क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। अब जो है F' की वैल्यू अगर हम निकालें तो दैट विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, तो दोनों पॉजिटिव क्यू है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन, यानी कि L प्लस एल, यानी 2L का स्क्वायर। तो दिस इज द कूलम्बिक फोर्स और एंगल कितना 180 डिग्री। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट इज शोन बिलो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आर इज इक्वल टू 5 मीटर पे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको एक बात पता है कि ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, है ना, डी वी बाई डी आर ऐसे कर सकते हो। तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, है ना, कि वोल्टेज का ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन वोल्टेज क्या है, फाइनल वोल्टेज आपकी 0 है, इनिशियल 5 है, फाइनल डिस्टेंस कितना है 6, इनिशियल क्या है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -5/2 यानी कि -2.5 वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 में एक गड़बड़ कर लिया यार हमने, है ना, -dv/dr होता है, -dv, ई इज इक्वल टू -dv, नेगेटिव ऑफ द, है ना, -dv/dr। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और फिर ये +5 एंड दैट इट विल बी 2.5। तो ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इनके बारे में आप क्या बोल सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो वोल्टेज मस्ट बी 0 नहीं यार, क्योंकि ई इज इक्वल टू देखो -dv/dr होता है। तो अगर मान लो v कांस्टेंट हो, पोटेंशियल वेरी ना कर रहा हो आर के साथ, तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि v मस्ट बी 0, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकता है, राइट। ठीक है, इफ v इज इक्वल टू 0 ई मस्ट बी 0। अगर वोल्टेज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता इसी से, राइट। उसके अलावा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो v कैन नॉट बी 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो v कैन नॉट बी 0, ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर वोल्टेज तो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वोल्टेज आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है, 0 हो सकता है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। ऐसा देखो, मान लो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है, ये दोनों की वजह से कैंसिल आउट हुआ तो पोटेंशियल 0 हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा फिर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट आंसर। तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
यहाँ पर क्यूब है, इसके 8 वर्टिसेस पे स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो आपको पूछ रहा है इसके गिवन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल चार्ज दिस इज प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ऑफ द क्यूब इज 1/8 है ना। तो 1/8 पार्ट ऑफ दिस चार्ज, अगर एक चार्ज की बात करें 1/8 पार्ट विल लाई इन साइड द क्यूब। सिमिलरली 8 चार्जेस हैं, तो टोटल नेट चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इज इक्वल टू 1/8 इंटू क्यू, और 8 वर्टिसेस हैं तो 8, यानी कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज क्यू। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट विल बी फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ, ठीक है। लेकिन इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, सारे के सारे सिमेट्रिक है ज्योमेट्रिकली, तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच फेस, यानी कि फ्लक्स आउट ऑफ ABCD बोल दें इस केस में, इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/6, क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बेटा। अरेंज द पावर डिसिपेशन के उसमें करो कि कौन से सर्किट में पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। अरेंज द इन द ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड, ठीक है जी। करंट सभी में सेम है, तो यार देखो पावर डिसिपेटेड हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं चारों का, फिर वी कैन वेल फाइंड आउट कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सभी के सभी रेजिस्टेंसेस स्मॉल आर हैं, तो हमें पता है कि अगर इधर देखेंगे तो आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यहाँ आर है, ये आर है, ये आर है। करंट कैपिटल आया या तीनों इक्विवेलेंट एक जैसे पाथ मिले तो करंट डिवाइड हो जाएगा I/3 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 में। और पावर डिसिपेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू I² R, ठीक है। तो यहाँ पर पावर डिसिपेटेड लिखें तो I/3, एक में से I², ठीक है। ऐसा आपका 3 सर्किट से हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू I² R/3 पहले सर्किट में। दूसरे में आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, तो यहाँ पे करंट तीनों से बराबर है, तो यहाँ पे आएगा I² R इंटू 3, तो ये आपका आ गया 3I² R। इस सर्किट में देखो तो यहाँ पे I/2, यहाँ पे I/2, यहाँ पे I करंट है, तो यहाँ से निकालोगे तो आपका आएगा I/2² इंटू R इंटू 2 प्लस I² इंटू R। तो यहाँ से आपका मिलेगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I² R/2 प्लस I² R, यानी कि 3/2 I² R इसका करंट। और यहाँ पे I करंट इधर गया, यहाँ पे I करंट सॉरी I नहीं जाएगा, अभी डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसको देख लेंगे बाद में, कैलकुलेट नहीं करते, क्या पता हमारा आंसर इसी से आ जाए। तो इन तीनों में सबसे हायर करंट जो पावर डिसिपेशन हुआ वो 2 में हुआ, उसके बाद आपका हुआ पावर डिसिपेशन इन 3, उससे कम हुआ पावर डिसिपेशन इन 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं P2, P3 और P1। तो पावर डिसिपेशन इन 1 इसमें मैक्सिमम बता रहा है, गलत है। पावर डिसिपेशन 1 मैक्सिमम गलत है। पावर डिसिपेशन 3 to 1, ठीक है, 3 to 1, तो 3 to 1 में ये भी देखो गलत हो गया, क्योंकि 2 में 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ गया विदाउट सॉल्विंग, बट इसको सॉल्व भी करोगे तो फिर आपका जो पावर आएगा, चलो कर लेते हैं। पावर डिसिपेशन इन 4th क्या आएगा, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो 2R और R तो इनवर्स प्रोपोर्शंस में करंट डिवाइड होता है। तो 2R वाले में क्या जाएगा, 2R वाले में करंट हमारा जाएगा, देखो इधर करंट आ जाएगा 2/3 I और ऊपर I/3, ऐसे करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप पावर डिसिपेटेड निकालोगे I/3 स्क्वायर इंटू R इंटू 2 प्लस 2/3I का स्क्वायर इंटू R। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो रिलेशन बनेगा वो ऑप्शन ए को सेटिस्फाई करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, a 100 watt bulb B1 and 260 watt bulb B2 and B3 are connected to 250 watt source as shown in the figure. Now W1 W2 are the output powers of the bulb respectively, ठीक है। तो यार आउटपुट पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसके थ्रू करंट ज़्यादा होगा, है ना, जिसके थ्रू करंट ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात है, इसको शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, फिर डिटेल में पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट तरीका आप देखो इसका क्या है बेटा, शॉर्टकट तरीका इसका शॉर्टकट तरीका है, देखो जिसके थ्रू 2 बल्ब हैं यहाँ पे, एक तो B1 है जो 100 वाट का है, B2 एंड B3 आर 60 वाट। अब देखो यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है,
तो वोल्टेज अवेलेबल टू B3 ज़्यादा है, यस, एंड वोल्टेज अवेलेबल टू B2 कम है। तो जिसको वोल्टेज कम मिलेगा, रेजिस्टेंस तो दोनों का बराबर है क्योंकि 60 वॉट के हैं, तो यहाँ पे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है, दोनों आइडेंटिकल रेटेड बल्ब हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। अब जिसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा उसके थ्रू करंट ज़्यादा रहेगा और वही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ B2 एंड B3 में से कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा एक्चुअल सिनेरियो में? ऑब्वियसली B3 है ना, तो B3 विल कंज्यूम मोर पावर। तो इसको शॉर्टकट देखो, क्या W2 एंड W3 बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, W3 ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए गलत। क्या W2 एंड W3 बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी भी गलत। क्या W2 बड़ा होगा W3 से? नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत। तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको इसीलिए दिया था, आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट यहाँ से आप सिंपली बता सकते हो टू आइडेंटिकल बल्ब हैं, जिसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा वही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बिकॉज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट बल्ब विल बी मोर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो क्लास में आपको बताया था कि क्या कर सकते हैं बेटा, कि पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो हमें पता है कि रेटेड पावर है, जैसे B1 का 100 वॉट रेटेड पावर है, तो हमें पता है P इज इक्वल टू V²/R होता है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैन बी V²/P। तो V² क्या है? रेटेड वोल्टेज, P क्या है? रेटेड पावर। तो रेटेड वोल्टेज पर जब रेटेड पावर कंज्यूम करेगा तो रेजिस्टेंस जो होता है वही रेटेड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर V²/P है, पहले का 100 दे रखा है, तो V²/100 इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, तो R1 आ गया आपका, ठीक है। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू R3, दोनों बल्ब बराबर हैं, तो ये रेटेड है मान लो V वोल्टेज पे, इनका वोल्टेज है 60, तो V²/60। रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम निकालेंगे, करंट थ्रू ईच ऑफ द ब्रांच निकालेंगे। मान लो यहाँ I1 है, यहाँ पे I2 करंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देन वी विल यूज़ पावर इज इक्वल टू I²R, तो वैसे करके हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो आपका रिलेशन डी ही आएगा उससे भी, ठीक है। बाकी शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 37 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, इन द सर्किट ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, विच बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट? तो वही बात है, ब्राइटेस्ट वही होगा जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, और मैक्सिमम पावर कंज्यूम वो करेगा जिसके थ्रू करंट मैक्सिमम रहेगा, गिवन दैट कि बल्ब्स आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो अब देखो बेटा, सर्किट में मान लो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यार, कि यहाँ पर इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2, तो इन दोनों का करंट जो I1 I2 जुड़कर इधर आएगा, तो यहाँ I1 प्लस I2। तो अब देखो कौन से बल्ब के थ्रू करंट मैक्सिमम है बेटा, करंट जो मैक्सिमम है वो बल्ब नंबर सी के थ्रू है, तो जिसके थ्रू करंट मैक्सिमम वही बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ग्लो करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो पहले हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 एंड 10 आर पैरेलल, तो इसको 5 लिख सकते हैं, 6 एंड 6 आर इन पैरेलल, इसको 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट ए ड्रॉ किया, इसको किया, ठीक है। ये आपका 10 और 10 का इक्विवेलेंट है 5 ओम। फिर दूसरा पॉइंट पे जा रहा है, ये भी 5 ओम है। फिर ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों के बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद 8 ओम के एक एंड पे जुड़ा हुआ है 3, जो आपको डायरेक्टली ड्रॉ किया हुआ है, और दूसरे एंड पे 6 और 6 जुड़े हुए थे, जिसको हमने कैलकुलेट करके 3 ओम लिख लिया। और फिर इसके बाद पॉइंट बी है। तो अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 8 ओम का जो रजिस्टर है उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम उसको उड़ा देंगे और फिर से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये 5, इसके साथ सीरीज़ में 3, इधर नीचे 5, उसके साथ सीरीज़ में फिर से 3। तो ड्रॉ कर लो यार, सीधा सा है, ठीक है। तो दैट इज़ ए और बी के बीच में 5 + 3, यानी कि ये आपका आएगा 8 इन पैरेलल विद 8, ठीक है। 8 के साथ 8 पैरेलल में, तो 8 एंड 8 आर इन पैरेलल, तो इनके साथ क्या बनेगा फिर, 8 एंड 8 आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम्स, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट, करंट पासिंग थ्रू इट इज। तो स्विच एस क्लोज किया जाए तो क्या करंट पास करेगा, ठीक है बेटा। देखो कॉमन जंक्शन पे वोल्टेज वी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो 20 वोल्ट और वी, इनके बीच में 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से करंट मान लो इधर से I1 आया, यहाँ से लेफ्ट साइड से आ गया I2, तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, I1 + I2। तो पहले I1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज 20 - V डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 - V डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू
ये क्या आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू v माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से v हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से v सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा दैट विल बी, जो v की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करते हैं अभी। तो 20 माइनस वी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हटा देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 20 माइनस वी, और ये आपका आ गया, नीचे 2 बचेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 5 माइनस वी बाई 2 इक्वल टू वी माइनस 0। तो अब इसको क्या करें बेटा, 40 माइनस 2v प्लस 5 माइनस वी इज इक्वल टू 2v। तो यहाँ से v सॉल्व करने पर आएगा 9 वोल्ट्स। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। उसके बाद आपको करंट निकालना i1 प्लस i2, तो देखो सीधा सा है, फिर 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ गया करंट जो है थ्रू स्विच S, तो ये आपका आ गया 4.5 एम्पियर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट E1 इज 4 volts, R1 is 2 ohms, E2 is 6 volt, R2 is 2 ohms and R3 is 4 ohms। तो यहाँ पे E1 E2 सभी वैल्यूज लिख लेते हैं। E1 is 4 volts, R1 is 2 ohms, R2 is 2 ohms, E2 is 6 volts and R3 is 4 ohms। तो आपको पूछा है करंट I1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बेटा इसको ना डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और 2 लूप कंसीडर कर सकते हैं। एक ऊपर वाला लूप लूप 1 बोल दिया, नीचे वाले लूप को लूप 2 बोल दिया। अब इन दोनों इंडिविजुअल लूप्स की हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इक्वेशन लिखेंगे, जो भी वैल्यूज कॉमन आएगी उनको काट देंगे, फिर वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट का वैल्यू I1 एंड I2। तो I1 भी निकल आएगा और I2 भी निकल आएगा। अभी सॉल्व करते हैं। देखो, तो मैं लूप की इक्वेशंस लिख रहा हूँ फॉर लूप नंबर 1 लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पहले 2 ohms का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो माइनस 2 इंटू I1 इज द करंट थ्रू दिस। ठीक है, माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, देखो यहाँ से I1 आया था तो नीचे I2 चला गया, तो क्या आया, 2 ohms के थ्रू आया I1 माइनस I2। तो मैंने क्या किया, माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2। फिर बैटरी पे गए तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो बैटरी को ऐड कर देंगे +4, ये क्या आएगा 0 के बराबर। यहाँ से मुझे इक्वेशन सॉल्व करने पर मिलेगा 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, फिर सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, लूप नंबर 2 के लिए। तो वहाँ पर देखो, वहाँ भी स्टार्ट करते हैं हम 4 ओम के रेजिस्टेंस से। तो वहाँ पर करंट है 2 एम्पियर, 4 ओम के थ्रू I2 करंट है, तो माइनस 4 इंटू I2 प्लस 6 वोल्ट्स। ठीक है, माइनस, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, माइनस 2 इंटू I2 माइनस I1 कर देंगे इसको बेटा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको करंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन, दो अननोन, इसमें I1 और I2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे मिलेगा I1 मिलेगा 1.8 एम्पियर और I2 मिलेगा 1.6 एम्पियर। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, I1 इज 1.8 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 8 cells are grouped to obtain the maximum current through a resistance of 2 ohms. If the EMF of each cell is 2 volts, the internal resistance is 1 ohm. Grouping of the cell will be। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट के लिए एक इक्वेशन होता है जहाँ पर नंबर ऑफ रोज कैन इक्वेटेड टू नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, है ना। तो उसका रिलेशन जो होता है वो आपको बताया था, m इज इक्वल टू √NR बाई कैपिटल। तो यहाँ पे m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, सॉरी n इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ रोज पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन एज 8 सेल्स, तो 8 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज गिवन एज 1 एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज गिवन एज 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज मुझे मिल गया √4 यानी कि 2 रोज। अब 2 रोज होंगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो 8 सेल्स हैं, 2 रो है, क्यों क्या बोलेंगे 4 सेल्स इन ईच रो, 2 रोज ऑफ 4 सेल्स ईच। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आएगा कि 2 रो होंगी, हर एक रो में 4 सेल होंगे, तो टोटल सेल 8 हो जाएंगे। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 43, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दे दिया आपको,
10⁶ मीटर पर सेकेंड, प्रोड्यूसेस ए करंट आई दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर ऑफ द बीम, तो एक्स आपको दे दिया 1 मीटर। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, यानी चार्ज कैरियर्स एन की वैल्यू पूछ रहा है फॉर 1 मीटर ऑफ द बीम। तो इसको देखते हैं। देखो हमें पता है यार कि करंट जो है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो और टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू एक्स बाई वी, ऐसे कर लें, ठीक है। फिर इसको रिफॉर्मुलेट करते हो तो वी क्यू बाई एक्स आ गया, राइट। यहाँ पे Q को भी हम रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, क्यू आ गया, ऊपर वी डिवाइडेड बाई एक्स। तब आपको यहाँ से एन फाइंड आउट करना है, तो एन कैन बी इजिली फाइंड आउट आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ई इंटू वी, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, करंट भी आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, और वी जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट खाली हम करेंगे, तो आई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एक्स इज गिवन एज 1 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी इज 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, एन इज इक्वल टू हमें 10⁻7 मिलने वाला है। क्यों, नीचे देखो, नीचे आपका आ गया 10⁻⁻, कितना आ गया 10⁻⁻13, और ऊपर -6, तो ये -13 ऊपर जाएगा, प्लस का 13, तो 10⁻7। तो ऑप्शन हमारा आ गया बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या रहेगी, यहाँ पे वोल्ट मीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 600 ओम्स है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस 600 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वही रीडिंग आएगी आपकी वोल्ट मीटर की, ठीक है जी। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, पहले तो इक्विवेलेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ऐसा रहेगा यार कि 100 वोल्ट्स है, 200 ओम्स जुड़े हुआ है, फिर उसके साथ में 300 और 600 का कॉम्बिनेशन, तो 300 और 600 का कॉम्बिनेशन आप सॉल्व करते हो पैरेलल में, तो आपका क्या आएगा 200 ओम्स ही आएगा। सॉल्व करके देखो चाहे तो क्या आएगा, 300 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 600, तो यानी कि आपका जो आएगा ऊपर 180000 डिवाइडेड बाय 900, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 200, ठीक है। तो 200 ओम्स। अब देखो ये तीनों सीरीज में है, वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप 100 वोल्ट्स है, तो कैसे होगा वोल्टेज ड्रॉप, 40 वोल्ट्स इसके अक्रॉस, बचा हुआ इधर उसमें से 40 इसके अक्रॉस, और बचा हुआ 20 इसके अक्रॉस, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू द, जितना रेजिस्टेंस होगा उसी के प्रोपोर्शंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों, करंट आपका सर्किट में करंट निकाल लो, हमें ओम्स लॉ से पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट इन द सर्किट विल बी, अगर आई की वैल्यू फाइंड आउट करें 100 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि आपका 500, तो आपका आ गया 0.2 एम्पियर इज द करंट। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करते जाओ बेटा, 0.2 इंटू 2 करोगे, 0.2 इंटू 200 करोगे तो 40 वोल्ट्स ही आएगा। तो व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, इट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 600, यानी कि यही 40 वोल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द मीटर ब्रिज वायर ए बी शोन इन द फिगर 50 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ ऑफ द वायर, व्हेन ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर नो डिफ्लेक्शन अकर्स, ठीक है यार। तो टोटल लेंथ ए बी है वो 50 सेंटीमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, व्हेन ए डी इज 30, तो ए से डी के बीच की दूरी जब 30 रहेगी तब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यार देखो, वी कैन से कि 6 प्लस आर डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, आर कैन बी इजिली कैलकुलेटेड एज आर इज इक्वल टू 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 6, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी 10 प्लस 6, यानी कितना आ गया हमारा, देखो -6 है ना, 10 माइनस प्लस 6 नहीं आएगा यार, ये वाला माइनस होगा, दैट इज -6, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 ओम्स। तो हमारा जो है वो है 4 ओम्स। इसको दूसरा तरीका ही था वो भी करने का, सॉल्व करने का, ये था कि ये जो बचा हुआ लेंथ कितना है, बचा हुआ लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है ना,
तो ये 20 बच गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी कर सकते थे कि 6 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ से भी R आपका 4 ohms आ जाता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि 4 ohms है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन द फ्री स्पेस। तो यार एक लाइन चार्ज डेंसिटी दी है प्लस लेमडा, दूसरी दी है माइनस लेमडा, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2r। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन, तो इनके बीचों बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि इससे दूरी r पे और इससे भी दूरी r पे, ठीक है। तो यार देखो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, मान लो इसको E1 बोल दिया, और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, इसको E2 बोल दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो आने वाला है ड्यू टू दिस विल बी E1 प्लस E2, दोनों का वेक्टर सम आएगा बिकॉज दे आर बोथ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। हमारा टारगेट है E1 प्लस E2 को निकालने का, ठीक है। तो वही देखते हैं E1 प्लस E2 क्या आने वाला है बेटा। तो देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो r इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू r ही गिवन है, तो डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना r, प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा डिस्टेंस भी r, दोनों की डेंसिटीज भी सेम, दोनों ऐड होंगे, सिंपली ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा सही आ रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, तो मेटेलिक स्फीयर है यानी कि कंडक्टिंग है मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड लाइंस, तो देखो बेटा कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होता है तो वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे बिहेव करता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड लाइंस कैसे लैंड करती हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन लैंड करती है, तो क्या बोलेंगे हमारा ये ऑप्शन सी ही करेक्ट है, बिकॉज इनमें तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, इसमें परपेंडिकुलरली लैंड नहीं करती, तो ऑप्शन सी सही है। परपेंडिकुलरली लैंड इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पर अलोंग द सरफेस कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा, फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन ओनली इट इज पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ वॉल एंड ब्लॉक इज दिस, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो यार देखो ये फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और दूसरा होगा जो इसको मूव कराने की कोशिश करेगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन करेगा वो तो 100 cos ऑफ 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 100 ऑफ साइन 30 डिग्री होगा। दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 cos 30 इज √3/2, तो 50 √3 हो गया ये, और ये क्या होगा साइन 30 1/2, तो ये 50 हो गया, ठीक है बेटा। इसके अलावा ब्लॉक पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि mg होगा, यानी कि g की वैल्यू 10 ले लें तो ये 30 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल बी F इज इक्वल टू म्यू mg होता है ना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन म्यू n, नॉर्मल रिएक्शन इज 50 √3 और म्यू हमारा है कितना 1/√3 इंटू 50 √3, तो आपका F मैक्स जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ गया। बट क्या ये 50 न्यूटन हमें मिल रहा है, देखो वैसे भी ऑप्शन भी नहीं है 50, तो आप बोलोगे अरे गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ। अभी आप देखो कि फ्रिक्शन फोर्स केवल उतना ही एग्जर्ट होता है जितना कि आप उस पर रजिस्टिंग फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स जितना लगाओगे, फ्रिक्शन आपका ऐसे बढ़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगी फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, बट क्या है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ना, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस नेट फोर्स कितना है। तो अपवर्ड कितना था 50 न्यूटन, डाउनवर्ड कितना है 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस इज 50 - 30 इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स अपवर्ड, 20 न्यूटन्स
अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा 20 न्यूटन्स डाउनवर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा कि 20 न्यूटन्स डाउनवर्ड विल बी द रेजिस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। A force of 19.6 Newton when applied parallel to the surface just moves the body of mass 10 kg kept on horizontal surface. If a 5 kg block is kept on the first mass, the force applied parallel to the surface to just move the combination is, ठीक है। तो जस्ट मूव का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा सिस्टम में। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या कि केवल और केवल जो एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो ये फोर्स एफ लगाया, ये सफिशिएंट इनफ टू काउंटरैक्ट द फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स को जस्ट काउंटरैक्ट करने के लिए ही ये फोर्स सफिशिएंट है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड ये नहीं कर सकता। तो जब ये 10 kg का ब्लॉक था बेटा, तो फोर्स रिक्वायर्ड इज, जो एफ की वैल्यू आई थी वो 19.6 न्यूटन आई थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 19.6 इज इक्वल टू म्यू इंटू 10g, है ना। 10g इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लॉग दिख जा रहा है ना, इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं, 10g लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 10g। तो 10g इज द फोर्स और उसको म्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको फ्रिक्शन फोर्स मिला, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होगा, बिकॉज आप उसको काउंटरैक्ट नहीं कर रहे, है ना, आप उसको एक्सेलरेट नहीं कराना चाह रहे, जस्ट काउंटरैक्ट कर रहे हो। तो राइट, एफ इज इक्वल टू 19.6। अब क्या किया, अब दूसरा सिस्टम आपने बनाया जहाँ पर एक ब्लॉक था 10 का और उसके ऊपर आपने 5 kg का ब्लॉक और रख दिया। तो इस केस में भी आपको वही कंडीशन बतानी कि यार एफ डैश जो है नया फोर्स बताओ जो कि फ्रिक्शन को ही काउंटरैक्ट करे, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, जस्ट मूव मतलब कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी एफ डैश की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलने वाली है, दैट इज 15g इंटू म्यू। तो 15g इंटू म्यू, तो इट इज़ नथिंग बट 1.5 टाइम्स द वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो कि 19.6 है। तो 1.5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 29.4 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट ए ही फॉल्स है, क्यों, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर एज स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, वेक्टर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमने 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट रह जाए आपका तो यू कैन फ्रीली आस्क ऑन डाउट ग्रुप्स। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलते हैं, बाय।